आप यदि आरपीएससी सेकंड गेट साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ है और आप केमिस्ट्री जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ, क्या पढूं और क्या मैं छोड़ दूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो में मैं आपको एक सटीक और साफ रास्ता दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 90 दिन का एक ऐसा स्मार्ट स्टडी प्लान जिसमें आप पूरी केमिस्ट्री को कवर कर पाएंगे, चाहे आप बिल्कुल जीरो से शुरू करें तो भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत मुदगल और आप देख रहे हैं मुदगल बायोलॉजी। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, 90 दिन कम नहीं होते हैं, बशर्ते कि आप पूरी लगन के साथ मेहनत करें। ये एक चैलेंज है लेकिन ये अचीवेबल है। तो आज मैं बात करूंगा इस 90 दिन को किस तरीके से आप बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिलेबस कवर करने की बात नहीं करूंगा बल्कि एक ऐसी रणनीति पर बात करूंगा जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसके सिलेबस को देखना। आपके पास सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के आपने रख लिया होगा, तो जब आप सिलेबस को एनालिसिस करके देखोगे तो उसमें देखेंगे कि अपन कुछ यूनिट्स जो है वो 11-12 की पार्ट में दे रखी है और कुछ यूनिट आपकी ग्रेजुएशन वाले पार्ट में दे रखी है। मैंने क्या किया है, उस सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर बटी हुई रहती है, तो सिलेबस को भी हमें 3 पार्ट के अंदर बांटना होगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री होती है और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो मैंने क्या किया है, आपकी सहूलियत के लिए उसको एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की है, फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी और लास्ट में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ली है। सबकी यूनिट को मैंने एक हिसाब से जमा दिया है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार उस सिलेबस को अपन देख लेते हैं। उसके लिए हमें आईपैड की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। चलिए अपन आईपैड की स्क्रीन पे एक बार सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे। आइए स्क्रीन पे अपन एक बार देख लेते हैं, केमिस्ट्री के सिलेबस को अपन डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है। सिलेबस को मैं आपको एक बार आपको वापस बता देता हूँ कि आपको इधर उधर ज्यादा ना घूमना पड़े। आपको जो यूनिट्स है वो मैंने बता दी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी यूनिट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कितनी यूनिट्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहली यूनिट आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की आ जाती है, जिसमें यदि मैं बात करूँ इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके, तो सबसे पहले जो है दे ब्रोगली का इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि अनिश्चितता का सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद अफबाउ प्रिंसिपल और ये पाउली का नियम, ठीक है, हुंड का नियम और ये जो नियम होते हैं N+L का नियम, ये नियम से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के बाद यदि मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट में देखिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि जो मूलानुपाती सूत्र होते हैं और जो अणु सूत्र होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो केमिकल स्टोइकियोमेट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आपको हर यूनिट वाइज बताऊं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहां से आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आपको टॉपिक वाइज अपन बताएं कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे आपको पूरी केमिस्ट्री को किस प्रकार से तैयार किया जाना है उसके बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। ठीक है, फिर भी आपको चाहिए कि मैं यूनिट वाइज बताऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन जो है वो फिक्स आते हैं, मतलब बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी यूनिट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो दूसरी यूनिट मैंने रखी है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि रासायनिक बंध और जो अणु का स्ट्रक्चर होता है, अणु संरचना होती है उसके बारे में। इसी के साथ ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये आपका ग्रेजुएशन के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही रख दिया। आप इस तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें BSc-PR थ्योरी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, CFT आती है, इसके बाद MOT आती है। ये सारे ग्रेजुएशन के पोर्शन होते हैं अपने। आगे अपन बढ़े तो देखिए तीसरी यूनिट अपन ने पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि पेरियोडिक टेबल वाली यूनिट है, जो कि कंप्लीट आपकी तीसरे नंबर पे मैंने रख दी है। चौथी यूनिट के अंदर मैंने कंप्लीट आपको ग्रुप्स बता दिए हैं सारे, कि जैसे 0 ग्रुप के एलिमेंट हो गए, S और P ब्लॉक हो गए, आपके D ब्लॉक हो गया और F ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो मैंने सारी यूनिट को एक ही जगह लिख दिया है। इसके बाद 5वें नंबर पे मैंने यूनिट रखी है आपकी मेटल्स और मेटलर्जी, जिसमें धातु और धातु कर्म आ जाते हैं। 6 नंबर पे मैंने जो यूनिट रखी है इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें आपको बायो से रिलेटेड टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यही सेम टॉपिक आपको बॉटनी के अंदर भी पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट बचती है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यदि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 7 यूनिट्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। इसी सिलेबस को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले जो बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको मैंने पहली यूनिट पे रखा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने रखे हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके एल्कीन हो गए, एल्केन हो गए, एल्काइन हो गए, इसके अलावा बेंजीन हो जाती है। इन सबको अपन हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि आपको जो रिएक्शंस होती हैं उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसमें बात करते हैं अपन। फोर्थ नंबर पे जो यूनिट होती है आपकी वो बायोमोलिक्यूल्स हो जाती है, यानी कि जैव अणुओं वाली जो यूनिट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है। फिफ्थ नंबर पे आपके पॉलीमर्स और 6 नंबर पे आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ है। यानी कि टोटल में बात करूँ आपके तो 6 यूनिट्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहली यूनिट है वो साम्य अवस्था वाली है, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरे नंबर पर यूनिट है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तीसरे नंबर पे जो यूनिट है वो स्टेट ऑफ मैटर है।
ठीक है, जिसमें आपकी गैसियस स्टेट भी आ जाती है, लिक्विड स्टेट भी आ जाती है और सॉलिड स्टेट भी आ जाती है। फोर्थ नंबर पे अपन बात करें तो रासायनिक बल गतिकी वाली यूनिट आ जाती है, केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ नंबर पे हम बात करें तो विलियन वाली यूनिट आ जाती है। सिक्स नंबर पे यदि हम बात करें तो वैद्युत रसायन वाली यूनिट आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट में 7 नंबर पे हम यहाँ पे बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री आ जाती है। और इसके बाद एक और यूनिट बचती है अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, जो कि प्रॉपर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं अपन। 11th-12th के अंदर हमने कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके टोटल 8 यूनिट्स यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन टोटल केमिस्ट्री के यूनिट्स की बात कर ले मिला के, तो देखिए 7 यूनिट्स अपनी कहाँ पे थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, 6 यूनिट्स आपकी ऑर्गेनिक के अंदर थी और 8 यूनिट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। यदि यहाँ पे हम बात करें तो 21 यूनिट आपकी जो है वो टोटल हो जाती है। अब इन 21 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट जो ऐसी है जो इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हाईलाइटेड होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि वो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन सी यूनिट आपको किस प्रकार से तैयार करनी है। ठीक है, एक और बात, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने सिलेबस को डिस्कस करके देख लिया। अब बात करते हैं 90 दिन के प्लान पर। हम इसे 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की, जो कि होगा आपका 60 दिन का, यानी कि डे 1 से लेकर 60 डेज। इस फेज में अपन करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और सिलेबस कवर करने की बात। आपके लिए इस 90 डेज में से जो पहले के 60 डेज हैं बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। इस दौरान हमारा लक्ष्य होगा पूरे सिलेबस को कवर करना और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। आपको करना है डेली के 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए देने हैं, और लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसा ना करें एक दिन आपने 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ लिए फिर आपने छोड़ दिया आगे चल के, फिर ब्रेक लग गया। ऐसा ना करें, 3 से 4 घंटे ही पढ़े लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। दूसरी चीज, आपको इसमें टॉपिक वाइज अप्रोच लगानी होगी। हमारे पास केमिस्ट्री सिलेबस के 3 पोर्शन हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग अप्रोच होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही फैक्चुअल होती है, यानी कि उसमें फैक्ट कई सारे होते हैं। दूसरा, उसमें होते हैं कई सारे एक्सेप्शन। तो एक तरीके से हमको पूरा याद करने वाला पोर्शन होता है, और इसमें कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें पेरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, तो पेरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। उसमें हमें ट्रेंड्स का पता नहीं चलता कि अप्स टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है। तो इसको हमको याद करना होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दूसरी मैं बात करूं, जो ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो इनमें क्या होता है, अपने को जो ब्लॉक्स के मेन फीचर्स हैं वो भी याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद होता है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। इनको आप चार्ट्स के फॉर्म में याद कर सकते हैं, यानी कि एक ब्लॉक का अलग आपने चार्ट्स बना लिया, उसके मेन फीचर्स लिख लिए, क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं वो आपने लिख लिया, और किस तरीके से ट्रेंड्स फॉलो होता है उसको लिख लिया। जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। दूसरी पोर्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कैसे अप्रोच लगानी होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो आप जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म पे पढ़ने बैठें तो रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है उनको आप रटने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। जितनी भी नेम रिएक्शन होती है उनको आप एक जगह लिख लें, जिससे आपको बार बार अलग पोर्शन में जाके नेम रिएक्शन ना देखनी पड़े, और जब रिवीजन करेंगे अपन तो वहाँ पे ये एक जगह सारी नेम रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। कोई भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो उस रिएक्शन को पहले खुद करने की कोशिश करें, यानी कि आपने एक बार पढ़ लिया उसको फिर खुद से करके देखें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपकी समझ अच्छी होगी, बजाय कि आप उस रिएक्शन को पूरा रट लें। आगे हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कैसे अप्रोच लगानी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल से ज़्यादा पूछे जाते हैं, फॉर्मूला ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, यूनिट वाइज उनके फॉर्मूला अलग अलग लिख लें। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की कोई यूनिट है, जैसे आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं उनको आप एक अलग पेज पर लिख लें, जिससे आपको बार बार अलग अलग फॉर्मूला ढूंढने ना पड़े। और इसमें आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। तो कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, आपके 10 से 15 न्यूमेरिकल आपको करने ही होंगे, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बिना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी रह जाती है। तो पहले अपन बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से। तो देखिए, रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल गीता की तरह है। आप यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है। कहीं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते, या फिर क्वेश्चन बना के कभी भी नहीं पूछे जाते। जो बेस रखा जाता है वो एनसीईआरटी को ही बेस बनाया जाता है। तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप कहीं से कोचिंग कर रहे थे तो कोचिंग के नोट्स आपके पास होंगे, उन कोचिंग के नोट्स से और जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे और एनसीईआरटी से पढ़ते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके अलावा आपके जो कोचिंग वाले सर हैं वो भी आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आज आपके पास एक ऑनलाइन साधन है यूट्यूब। वहाँ पे जाके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डालिए, पूरे चैप्टर की बजाय मैं कहूँगा आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डालिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उस टॉपिक को डाल के आप डायरेक्ट केवल उसी टॉपिक को पढ़ के और पूरा यूट्यूब बंद कर दीजिए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से समझ में आ चुका है उसके बारे में आप और ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपका टोटली टाइम वेस्ट है। उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल उसी कॉन्सेप्ट को समझना है जो आपकी समझ में नहीं आया है।
अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स मेकिंग, यानी कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो कोशिश करें आपके नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए। लॉन्ग नोट्स आप बनाने बैठोगे तो उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। वहीं यदि आप शॉर्ट नोट्स बना के चलोगे, टेबल फॉर्म में नोट्स बनाओगे, बुलेट पॉइंट्स के रूप में नोट्स बनाओगे या फिर अपने फ्लो चार्ट्स के रूप में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि उसमें आपको रिवीजन में सबसे ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है। जब आप रिवीजन करने बैठोगे, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, केवल उसको आपको रिवाइज करना है, तो वो बुलेट पॉइंट्स अपन देख लेंगे, फ्लो चार्ट्स अपन देख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको पहले ही नोट्स बना के चलने हैं। इस तरह से आपका पहला फेज कंप्लीट हो जाता है। वापस मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहले फेज में हमने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करी। हर केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए अलग अप्रोच लगानी है। इसके अलावा आपको नोट्स कहाँ से बनाने हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अब अपन चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज जो कि अपना 20 दिन का रहने वाला है, इसमें अपन डे 61 से लेकर डे 80 तक बात करेंगे। यहाँ पे अपना मेन काम रहेगा केवल प्रैक्टिस और एनालिसिस करने, यानी कि इन 20 दिनों में हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो प्रैक्टिस और एनालिसिस आप करोगे किस तरीके से, तो देखिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान के चलिए वो आपने पहले पढ़ रखा है, उसके बाद दोबारा जब आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे तो आपको करना क्या होगा कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको केवल PYQ से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप PYQ से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रखा जाता है। दूसरी आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, पेपर के लेवल का आपको पता चल जाएगा, दूसरा आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है। जब आप क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व कर रहे हैं, PYQ से आपने सॉल्व कर लिए, इसके अलावा आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रखी है या फिर कोई मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो उसका जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, तो उसका आपको एनालिसिस करना है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था या मैंने जो टॉपिक पढ़ा था और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, इस चीज़ का आपको एनालिसिस करना होगा। और जब आपको पता चल जाए कि गलती कहाँ हुई है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि ये गलती मुझसे हुई क्यों। क्या वो कॉन्सेप्ट मैंने ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा या उसमें मैं कोई सिली मिस्टेक कर बैठा हूँ। इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे या फिर कहीं से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको सोर्स बताता हूँ। PYQs के लिए आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले यदि आप RPSC की साइट से डायरेक्ट पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट साइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो PYQs हैं उनकी 2011 से लेकर 2024 तक की PDF बना रखी है विद आंसर की, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप कोई बुक्स चाहते हो मुझसे कि मैं बुक सजेस्ट करूं, तो ओम सिंह जी भाटी सर की बुक है जिसमें आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, PYQs आपको मिल जाएंगे, बाकायदा उनकी डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगी। तो आप वो बुक भी जाके परचेज कर सकते हैं। मैंने उसका रिव्यू जो है वो कर रखा है ऑलरेडी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से हमें दूसरा फेज भी कंप्लीट कर लेना है। वापस आपको रिकॉल कराता हूँ, दूसरे फेज में हमें क्या क्या करना है। PYQs को आपको सॉल्व करके देखना है जिससे आपका जो पेपर का लेवल है वो पता चल जाएगा, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तीसरा, आपने कोई मॉक टेस्ट लगा रखा है या फिर कोई टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये डिटेल एनालिसिस करना है कि कोई कॉन्सेप्ट वीक हुआ तो मेरा क्यों गलती हुई मुझसे। ठीक है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था या मैंने कोई सिली मिस्टेक ऐसी कर दी जो गलती से या जल्दीबाजी में मैंने कर दी है। इस चीज़ का आपको एनालिसिस करना होगा। आगे बढ़ते हैं अपन फेज 3 की तरफ। फेज 3 अपना 10 दिन का रहने वाला, यानी कि 81 से लेकर 90 डेज के बीच में। ये 10 दिन है आपके लिए क्विक रिवीजन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। इस दौरान आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो भी पॉइंट्स आपने बनाए थे, जो भी आपने टेबल्स बनाई थी, जो भी चार्ट्स आपने बनाए थे, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, केवल उनका रिवीजन करना है। नई कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है। जो अपने फेज 2 में एनालिसिस कर लिया था, केवल उन्हीं पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो भी मिस्टेक वहां पे हुई थी उसको सुधारना है। आगे बात करें तो आपको माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, किसी भी प्रकार की नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। और इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपका मेंटल पीस जो है वो बना रहे। आगे बात करते हैं अपन कुछ कॉमन ऐसी मिस्टेक्स की जिनको आपको अवॉइड करना है, यानी कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं केवल पढ़ते हुए जाना और प्रैक्टिस नहीं करना। ये चीज़ बहुत गलत अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम के लिए कि आपने नोट्स का बार बार रिवीजन कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आपने बिल्कुल रच दिए, नोट्स को जो है बिल्कुल रंग चुके हैं आप, बिल्कुल अच्छे से आपको पेज नंबर भी याद हो चुका है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो नोट्स का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन को डील कैसे करना होता है। इस गलती से बचना है। दूसरी गलती जो अपन करते हैं वो है कि एक से ज़्यादा बुक से अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमको हमारे ही नोट्स के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। आपने जो भी नोट्स पढ़े हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने हाईलाइटेड पॉइंट करे थे, उनको ही बार बार रिवीजन करना है। लास्ट टाइम पे जाके आप ऐसा ना करें कि आपको ऐसा लगने लगेगा, 100% लगने लगेगा, क्योंकि आप उन नोट्स को बार बार पढ़ चुके होंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कोई चीज़ मुझसे छूट रही है, तो आप क्या है डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी किताब लाना शुरू कर दोगे, या फिर कहीं और से टेलीग्राम पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा भरमार पड़ी हुई है नोट्स की, तो आपको लगेगा यार मैं इस PDF से कुछ पढ़ लेता हूँ, उससे कुछ और पढ़ लेता हूँ, इस बुक से और पढ़ लेता हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत साबित हो सकती है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नोट्स आपके पास रखे हुए हैं केवल उनका ही रिवीजन करना है, बार बार उन्हीं को पढ़ना है।
मैं बात कर रहा हूँ जब आप रिवीजन वाले फेज में होंगे तो केवल उन्हीं का रिवीजन करिए और लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नया मत पढ़िए। आगे जो गलती है आपको नहीं करनी है वो टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे इतनी घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है और इतने घंटे में मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए और अब उस चीज़ को आप अचीव कर लो तो लास्ट में जाके उसको टिक कर दो कि मैंने आज के दिन ये टारगेट सेट किया था और उस टारगेट को मैं अचीव कर चुका हूँ। अगली चीज़ कि आपको किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यदि आप किसी टॉपिक पे अटक रहे हो तो आप अपना दिमाग लगाने की बजाय उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर आपके कोचिंग का जो ऐप होगा जहाँ पे उन सर ने वो चीज़ पढ़ा रखी होगी वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। तो इससे आपको टाइम बचेगा, वो चीज़ आपकी आसानी से क्लियर भी हो जाएगी। अगली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। जब अपन पढ़ने बैठते हैं और अपने से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि इस समय और ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे लेकिन अपन नहीं पढ़ पा रहे, तो उस चीज़ का हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा अपन ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा और उससे अपन से क्वेश्चन नहीं हुए तो हम ये सोचते हैं यार मैं ही कमज़ोर हूँ, मुझसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बाकी के तो सारे लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपन लेने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। बिल्कुल अपने नोट्स पर, अपने आप पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखिए। आप जो पढ़ रहे हैं सच्ची मेहनत है। श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर ये बात कहते हैं कि कभी भी सरस्वती माता अपना जो ऋण है अपने ऊपर नहीं रखती है, यानी कि वो आपको वापस जरूर देगी। आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। 3 से 4 घंटे का आपने टाइम टेबल सेट किया है तो उसको 100% फॉलो करिए। डेली पढ़िए, भले ही कम पढ़िए। जिस दिन आप 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ पाए उस दिन 1 से 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी को जरूर से आप मेंटेन करके रखिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो छोटे लक्ष्य बनाइए, यानी कि आपको अपने शॉर्ट गोल्स बनाने हैं। जैसे आपको आज के दिन आपने सेट कर लिया कि मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो जिस दिन वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उस दिन आप उस पर टिक कर दीजिए। और ज़्यादा बड़े गोल मत बना लीजिए कि मैं 1 महीने का टाइम टेबल सेट कर लेता हूँ, नहीं। आप 1 वीक का टाइम टेबल सेट करके देखिए पहले कि मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आप जिस दिन पढ़ने बैठ रहे हो उस दिन आपको एक टॉपिक सेट करना है कि मुझे 2 टॉपिक आज के दिन में कंप्लीट करने हैं। और जब आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप अच्छे से सो भी पाएंगे, चैन की नींद भी आपको आ पाएगी। ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे। अगली चीज़ जो आपको करनी है कि अपनी सेहत का जरूर से ध्यान रखें। यदि आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। यदि आप हेल्दी नहीं रहेंगे, बीमार भी पड़ गए आप, तो आपके 10 से 15 दिन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जब आप पढ़ रहे हो तो बीच में ब्रेक भी जरूर लें। जब आपका माइंड आपको ऐसा लगे कि कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़े रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद वापस पढ़ने बैठें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने 3 से 4 घंटे पढ़ने का टारगेट सेट किया और आप 1 से 2 घंटे में आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कि अब कुछ भी चीज़ नहीं जा रही है, तो आप बीच में थोड़ा सा जीके का पोर्शन पढ़ना शुरू कर सकते हैं या फिर जीके के क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं, जिससे जो अपना ब्रेन है वो ब्लॉक होने के बजाय थोड़ा सा उसको कुछ नया चीज़ दिमाग के अंदर जाएगी तो थोड़ा सा खुलेगा। खुलने के बाद वापस से आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, सही रणनीति, कड़ी मेहनत और आपका दृढ़ संकल्प, यही 3 चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। ये 90 दिन ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से इसको करके जाएंगे तो आपको ये सिलेक्शन दिलाएगी 100%। तो दोस्तों ये थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की केमिस्ट्री के लिए 90 दिन की सटीक रणनीति। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो भी सेकंड ग्रेड साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।